दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल के अंदर जो लेज़र होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र। तो इन दोनों ही लेजर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र होता है इसका क्या बेनिफिट है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र जो होते हैं ये दोनों ही लेज़र जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जीएसटी पोर्टल के अंदर इन दोनों लेजर्स का जो है आपको थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी भी है कि किस जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र है इसमें अमाउंट जो आता है यानी कि ये कौन सा ऐसा अपना स्टेटमेंट जो होता है वो इसको मेंटेन करता है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के अंदर कौन सा अमाउंट आपको देखने को मिलता है। हालांकि इसकी मैं वीडियो अपने चैनल पे पहले भी इसको बना के अपलोड कर चुका हूं, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स जो रह गए थे वो मैंने क्लियर नहीं किए थे, तो वो सारे पॉइंट्स जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर आपको सारा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो ये दोनों ही जो लेज़र होते हैं दोस्तों यहाँ पे कैश लेज़र और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र। तो मेनली मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र जो होता है ये आपके कैश का जो होता है, यानी आप कैश के अंदर जो भी अपनी लेन देन करते हैं और आप जीएसटी इनवॉइस नहीं लेते हैं तो उसी का जो यहाँ पे आपका जो हिसाब किताब होता है, यानी कि आपने कैश के अंदर जो परचेज करते हैं उसी का ये मॉनिटरिंग इजी वे में कर सकता है जीएसटी पोर्टल पे जब आप अपनी एंट्री करते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले थ्योरी पोर्शन एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको थ्योरी पोर्शन दिखा देता हूं, तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र की। तो यहाँ पर क्या होता है, पर्पज़ क्या था इसका, सबसे पहले पर्पज़ मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है कि इस लेज़र के अंदर जो कैश डिपॉजिट होता है, यानी कैश डिपॉजिट से मतलब होता है कि जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं कैश के अंदर आपने खरीदा और ख़रीदने के साथ ही आपने उसको सेल कर दिया, यानी कि आपने बिना जीएसटी के माल खरीदा कैश पेमेंट के अंदर, क्योंकि आपके पास जीएसटी इनवॉइस जो होता है वो नहीं है और आपने उसको सेल किया। अब जो आपने सेल किया, सेल के ऊपर जो जीएसटी लगती है और जीएसटी का जो टैक्स अमाउंट होता है वो आपके जो पोर्टल पे जब आप उसको जो अपनी सेल जीएसटी R1 के अंदर दिखाते हैं तो उसमें जो लायबिलिटी आपकी बनती है उसको आपने पे किया अपने नेट बैंकिंग के थ्रू या आपने कैश डिपॉजिट करके चालान जनरेट करके जो पेमेंट करते हैं वो सारी की सारी पेमेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले पर्पस तो गवर्नमेंट का यही था कि आप जो कैश के अंदर जितनी भी लेन देन करते हैं उसको मॉनिटरिंग करना। तो कैश में भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं भी इसको एक्सप्लेन भी आपको करूँगा। तो सबसे पहले ये पर्पस हो गया कि कैश के अंदर आपकी कितनी लेन देन हो रही है और कितना टैक्स आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग इजी वे में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र से आप ये कर सकते हैं। इसके बाद में इसका सोर्स फंड क्या रहता है, यानी कि आप इसमें कैसे कैसे इसमें एंट्रीज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, आप जो करते हैं पेमेंट करते हैं तो इसमें आप नेट बैंकिंग के थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इसके अलावा जो आपका डिमांड ड्राफ्ट होता है उससे आप इसमें कर सकते हैं। अब इसके यूजेस क्या हैं, यानी कि ये तो क्या सोर्स ऑफ फंड आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट करके चालान जनरेट करके भी आप कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, इसके यूजेस क्या हैं, जो भी आप इसमें पेमेंट आप करते हैं उसको आप टैक्स की जो लाइबिलिटी होती है सीजीएसटी में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, एसजीएसटी में, यूटीजी, सीजीएसटी और आईजीएसटी अमाउंट के अंदर आप कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट, अगर आपका कोई पेनल्टीज वगैरह लगती है उस पर इंटरेस्ट आपको पे करना होता है तब भी आप इससे पे करेंगे। और इसके साथ ही पेनल्टी जो होती है, पेनल्टी हमेशा जीएसटी पोर्टल पे आप देखेंगे दोस्तों आपके क्रेडिट लेजर से नहीं होगी, आपके कैश लेजर के अंदर जो अमाउंट होगा उसी से पेनल्टीज आपको पे करनी होती है। और जीएसटी पे कोई लेट फीस अगर आपकी लगती है तो लेट फीस के ऊपर भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर वो अमाउंट होगा, तभी जाके आप उसकी लेट फीस पे करेंगे, नहीं तो अदरवाइज आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट इसकी करनी होगी। और इसके अलावा एनी अदर जो होता है वो जो जीएसटी के जो लॉ आते हैं, जैसे अभी आरसीएम की मैं बात करूं तो आरसीएम के अंदर क्या होता है कि आपको रिवर्स जो चार्ज मैकेनिज्म होता है उसके अंदर आपको पेमेंट जो करनी होती है वो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही होती है उसके अंदर, और फिर आप उसको आईटीसी क्लेम लेते हैं तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जाके जो है वो ऐड होता है। अब इसका रिफंड होता है कि ये रिफंड भी आप इसको ले सकते हैं इजी वे में, जब भी आप इसके लिए रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है इस अमाउंट का आप रिफंड भी ले सकते हैं। इसमें इजी प्रोसेस होता है, थोड़ा सा 2 से 3 महीने का टाइम लगता है लेकिन आपको इसका रिफंड मिल जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों इसका थ्योरी पोर्शन। इसको मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ एक टेबल के जरिए। तो वो टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं वो टेबल आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले जो जीएसटी का जैसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है,
अब इसमें क्या होता है, ये वाला सारा डाटा मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये भी डिलीट कर दिया और ये वाला भी जो डाटा मैंने यहाँ पे पूरा डिलीट कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इस वाली पूरी टेबल को मैं खाली कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो ये वाला पूरा डाटा मैंने इसको भी डिलीट किया और यहाँ से इसको भी डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप जो करते हैं कि कैश के अंदर आपने परचेज किया। अब मैं सबसे पहले कैश लेजर की बात करूंगा। फॉर एग्जांपल आपने 20,000 का कोई माल परचेज किया। अब 20,000 का आपने जो माल परचेज किया वो टोटल ही कैश के अंदर आपने जो है उसको परचेज किया, और परचेज करने के साथ ही आपने जो उसको सेल किया, यानी आपने उसको अमेजोन पे, अभी जैसे यहाँ पे मैं जो एक मिनट या इसको डिलीट करके यहाँ एंटर करता हूँ, यहाँ पर आपने क्या करते हैं 20,000 का आपने कोई माल खरीदा और टोटल केस के अंदर आपने खरीदा है। इसमें आपने किसी भी तरह का कोई भी जो है जीएसटी का इनवॉइस नहीं लिया है, और उस माल को आपने अमेजोन पे उसको सेल कर दिया 1 लाख रुपए में। तो 1 लाख में आपने सेल किया। अब 1 लाख में सेल करने पर आपका जो होता है कि अमेजोन ने क्या किया, इस पे आपको 18% जीएसटी है। 1 लाख जो आपने प्रोडक्ट जो सेल किया है उस पे 18% आपकी जीएसटी है। अब मैं अगर इस पे जीएसटी अमाउंट ऐड करके इसको टोटल करता हूँ तो 1 लाख पे अगर मैं जैसे जीएसटी अमाउंट ऐड करता हूँ यहाँ पे, जैसे इनटू मैंने किया 18% जो होता है, तो यहाँ पे इस पे जीएसटी हो गई 18,000 रुपये। अब 18,000 रुपये जो जीएसटी हो गई है, अब इसमें इस वाले को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है 18,000 जो जीएसटी है। अब टोटल मेरी सेल कितनी हो गई, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 लाख और प्लस में 18,000 को ऐड कर देता हूँ, तो मेरी जो टोटल सेल हो गई 1,18,000 रुपये की मेरी सेल हुई है। लेकिन मैंने क्या किया, नॉर्मल दोस्तों मैं भी आपको यही कहूँगा कि 20,000 का माल अगर आप 1 लाख में सेल करेंगे ऑनलाइन, तभी आप अपना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरा जो टारगेट रेट होता है 20 से 25,000 के माल को आपको 1 लाख तक में सेल करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1,18,000 आपकी जो है टोटल यहाँ पर सेल हुई है। अब इसमें आपकी टैक्स की जो लाइबिलिटी बनती है, अब लाइबिलिटी के अंदर मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर ये तो होगी सेल, मैंने दिखा दी। सेल के साथ ही अमेजोन आपको एक इनवॉइस जनरेट करके देता है। फॉर एग्जांपल अमेजोन ने आपकी 1 लाख की सेल के ऊपर 9,000 रुपये जो होता है उसका इनवॉइस आपने जनरेट किया। तो ये 9,000 का इनवॉइस अमेजोन की ओर से जनरेट किया गया। इस पर भी 18% जीएसटी है। तो मैं अगर 18% इस पर जीएसटी लगती है, अगर इसकी भी मैं जीएसटी कैलकुलेट करूँ 9,000 पे मेरी जो जीएसटी लग रही है यहाँ पर, और इसको मैं कर देता हूँ इससे ये, तो यहाँ पे हो गया 1,620 रुपये। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 18% जो जीएसटी थी इसमें यहाँ पर हो गई 1,620 रुपये। अब मैं दोनों की टोटल कर लेता हूँ, जैसे ये वाला दोनों अमाउंट इसकी टोटल कर दी तो मेरा इनवॉइस हो गया 10,620 रुपये का। तो अब यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है, तो ये यहाँ पर जो ये वाला अमाउंट आप देख रहे हैं 1,620 रुपये, फिर मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला जो अमाउंट है, अब ये वाला क्या करेगा, अमेज़ॉन जब आपको इनवॉइस जनरेट करता है तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट ऐड नहीं होगा, ये आपके उसमें जो क्रेडिट लेजर होता है उसके अंदर ये आपको आईटीसी मिलेगा। अब आईटीसी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आईटीसी आपको मिलती है कैश लेजर के अंदर भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये वाला अमाउंट आपको 1,620 का जैसे ही अमेज़ॉन आपका इनवॉइस जो जनरेट करता है तो ये आपके जीएसटी पोर्टल पे देखने को मिलता है 1,620, और ये आईजीएसटी में आएगा। अब यहाँ पर ये वाला अमाउंट होता है, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसमें आपको जीएसटी कितनी पे करनी है, 18,000 की जीएसटी आपको पे करनी है। तो 18,000 में से मैं 1,620 को लेस कर देता हूँ, जैसे 18,000 है माइनस कर देता हूँ इसमें से 1,620 रुपये। तो अब यहाँ पर मेरी जो टैक्स की लाइबिलिटी कितनी बनती है, 16,380 रुपये। तो ये वाला जो अमाउंट आप देख रहे हैं 16,380 रुपये का अमाउंट जो है मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। तो पे करने के लिए क्या होगा, अब मेरे जो केस लेजर में आप देखेंगे कि ये वाला अमाउंट तो मुझे आईटीसी मिला, लेस करने के बाद 16,380 की मुझे पेमेंट करनी है। और अब मैं पेमेंट करने के लिए क्या होगा कि ये जो पेमेंट आप करोगे, ये जैसे 16,380 रुपये की, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक जो कैश लेजर आपका होगा इसके अंदर पहले जैसे ही आप पेमेंट करोगे जीएसटी पोर्टल से, तो वो पोर्टल पे एक चालान जनरेट होगा, और चालान जनरेट होने के साथ ही ये जो पेमेंट होगी आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएगी। और जाने के बाद में जब आप अपनी 3B फाइल करेंगे उस टाइम पे ये पेमेंट आपको करनी होती है।
तो ये कैश के हिसाब में होता है। कैश के केस में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपका टोटल ये IGST अमाउंट हो जाता है यहाँ पर, ये वाला अमाउंट जो होता है टोटल। अब यहीं पर एक चीज़ होती है, अगर आपका यहाँ पर लोकल सेल भी होती है, ये तो 1 लाख मैंने आपको दिखा दी कि टोटल ये बाहर की सेल है। अगर आपकी लोकल सेल है, लोकल सेल में जैसे 20,000 की लोकल सेल है, मैं यहाँ पर अगर बात करूँ कि मेरी 20,000 की लोकल सेल है, तो 20,000 की लोकल सेल है, यहाँ पर मेरी 80,000 की जो है बाहर की सेल है, तो ये 80,000 कर देता हूँ। ठीक है, 80,000 की मेरी जो टोटल है वो बाहर की सेल है, 20,000 की मेरी लोकल सेल है। अब लोकल सेल है 20,000, अगर इसमें भी मैं 18% जो GST होती है तो इसमें 9% के हिसाब से हो जाएगा, इंटू मैं करता हूँ 9%, और यहाँ पर भी ये मेरा CGST हो गया। और SGST की मैं बात करूँ, इसमें भी वापस इंटू करके, और 9% जो होता है यहाँ पर, ये 9%। और अब मैं इसकी अगर टोटल कर लेता हूँ यहाँ पे, तो टोटल मैं तीनों की टोटल कर लेता हूँ, तो टोटल मेरी सेल कितनी हो गई, 23,600 रुपये की सेल हो गई है टोटल। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब मुझे जो पेमेंट करनी होगी, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि CGST कितना बना मेरा, 1,800 रुपये और 1,800, यानी कि 3,600 रुपये मेरे को यहाँ पे लोकल सेल के जो होती है वो मेरा इसमें लाइबिलिटी बन जाती है। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ होती है, तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जो होगा, तो सबसे पहले ये क्या होगा कि आपकी टोटल जो लाइबिलिटी जितनी बनती है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1,800 रुपये आपकी लोकल सेल भी है, तो उस केस में अब जो लाइबिलिटी आपकी कितनी बनती है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। लोकल सेल के केस में मैं बता रहा हूँ, तो अब यहाँ पर आपको जो ये वाला तो आपको ITC मिल जाएगा 1,620 का, जो अमेजोन ने आपको ITC यहाँ पे जो मिल जाने के बाद में, अब यहाँ पर ये जो टोटल ये मैंने इनवॉइस जो था इसके अंदर भी आपको लोकल सेल को भी ऐड करना है। तो लोकल सेल को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर जो है इसको प्लस किया है, तो यहाँ पर जो लोकल सेल आपकी जितनी होती है मैं यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ इसको भी, ये वाला अमाउंट भी मैंने टोटल कर लिया। तो अब आप देखेंगे टोटल 1,18,000 की यहाँ पे जो है मेरी टोटल सेल हो रही है। अब यहाँ पर जो मेरी टैक्स की जो लाइबिलिटी बनती है, अब लाइबिलिटी के अंदर कितना होगा मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा टैक्स की जो लाइबिलिटी बनी है यहाँ पे 14,400, इसको भी मैं प्लस करूँगा, और यहाँ पर ये 1,800 रुपये इसको भी प्लस करूँगा, और यहाँ पर मैंने ये 1,800 रुपये इसको भी मैंने प्लस किया। तो आप देखेंगे 18,000 की मेरी यहाँ पे लाइबिलिटी बन रही है। और बनने के साथ ही अब मैं क्या करूँगा, इसमें से 1,620 को मैं लेस कर देता हूँ, जैसे मैंने ब्रैकेट लगाया यहाँ पे, और 1,620 का जो मेरा होता है इसको मैं माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया माइनस, क्योंकि ये वाला मेरे को उसमें ITC मिल जाएगा। तो अब मेरी 16,380 रुपये है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपके जो कैश लेजर जो होता है अभी 0 है, अब 0 के केस में क्या होगा, अब यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आ रहा है, इस टोटल अमाउंट की अगर मैं आपको सबसे पहले समरी दिखाता हूँ, तो मेरी IGST कितनी बन रही है, यहाँ पे IGST की बात करूँ तो 14,400 तो मेरा IGST बन रहा है, और यहाँ पे CGST कितना बन रहा है 1,800 रुपये, और यहाँ पे SGST कितना बन रहा है, ये भी बन रहा है मेरा 1,800 रुपये। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जो होती है ये पेमेंट करनी होती है। यहाँ पे मैं टोटल कर देता हूँ, जैसे इसको तीनों को मैं टोटल कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये वाली जो होती है 18,000 रुपये, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पर टोटल कैश के अंदर जो परचेज़ किया है। अब यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट को ये पता लग जाएगा कि आपने कैश के अंदर कितनी परचेज की है। यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी तो बनी 18,000 की, क्योंकि आपने टोटली जो आपने परचेज की है वो कैश में परचेज की है, और आपने अमेजोन के थ्रू उसको जो सेल किया है उस पर सब पे आपको GST अपनी GSTR के अंदर 1 के अंदर आपको अपनी सेल दिखानी है। तो अब इसमें से क्या होगा कि आपने 18,000 की बनी थी, 18,000 में से अमेजोन ने क्या किया 1,620 का आपको ITC दे दिया, यानी उसने क्या किया 9,000 का एक इनवॉइस बनाया, और इनवॉइस बनाने के बाद में आपको 1,620 रुपये जो है उसमें टैक्स लग के आपका इनवॉइस हो जाता है 10,620 का। तो यहाँ पर 18,000 में से आपको माइनस कर देंगे ये वाला अमाउंट, ये 1,600, तो ये जो बैलेंस बचता है 16,380 रुपये का, ये आपको अपनी नेट बैंकिंग जो होती है उसके थ्रू आपको पेमेंट करनी होगी। तो गवर्नमेंट को ये पता लग जाएगा कि आपने जो यहाँ पे सेल किया है वो टोटल कैश में आपने परचेज किया है, लेकिन आपने सेल जो किया है और इसका कैश पेमेंट आपने किया है, और ये कैश पेमेंट आपके जो क्रेडिट कैश जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट जो कैश लेजर होता है उसके अंदर ये पेमेंट ऐड होगा, और ऐड होने के बाद में GST पोर्टल के थ्रू जो होता है वो गवर्नमेंट को पे होगा। तो ये तो हो गया दोस्तों प्रोसेस की इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक
कैश लेजर केवल आप कैश के अंदर जो लेन देन आप करते हैं उसी केस में आप इसको पेमेंट आपको करनी होगी। और अगर आपके इसमें ये अमाउंट रहता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर, तो जब आप उसको 3B फाइल करते हैं तो ये वाला अमाउंट आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक जो कैश लेज़र होता है या क्रेडिट लेज़र होता है उसमें बैलेंस नहीं होने के केस में हो रहा है। और यहाँ पर ये चीज़ तो हो गई कि आपने जो टोटल कैश में परचेज़ किया है उस कंडीशन में। अब अगर नीचे अगर आप टेबल देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र को अगर मैं समझाऊँ तो यहाँ पर भी मैं अगर इसका थोड़ा थ्योरी पोर्शन आपको समझाऊँ तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेज़र होता है इसका पर्पज़ ये होता है कि आपका ITC जो आप अगर इसमें जितनी लेन देन करते हैं यहाँ पर आपको ITC की जो मॉनिटरिंग करना होता है वो चीज़ हो जाती है कि आप जो परचेज़ कर रहे हैं वो कितना टैक्स आप इसमें ITC के लिए क्लेम करते हैं और कितनी आप सेल दिखाते हैं। मेन पर्पज़ इसका ये होता है। और सोर्स ऑफ फंडिंग इसका भी आप देखेंगे कि कोई अगर आप B2B इनवॉइस लेते हैं उस केस में आप इसका जो भी होता है आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेजर होता है इनपुट क्रेडिट जो आपको मिलता है इसमें आपको एलिजिबल जो होता है आप में इसमें गुड्स जो सर्विस आप लेते हैं उसके अंदर जो आपका टैक्स बनता है वो सारा का सारा अमाउंट जो है आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये आप जैसे B2B इनवॉइस अगर आप लेते हैं या कोई सा भी अगर आपका प्लेटफॉर्म होता है उसमें भी अगर आप इसको कोई भी गुड्स जो है उसके थ्रू जाते हैं तो उसके जो चार्जेस होते हैं उसमें जो टैक्स लगता है उसका ITC आपको जितना मिलता है, जो भी आपका GST इनवॉइस आप लेते हैं किसी भी पार्टी से या किसी भी जो आपका जहाँ कहीं से भी आप अपना माल परचेज करते हैं तो उस केस में B2B इनवॉइस जो भी आपका होता है उसका जो टैक्सेबल अमाउंट होता है वो सारा का सारा अमाउंट आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आपको देखने को मिलता है। और इसका यूजेस क्या होता है कि आप अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जितनी भी आप फाइलिंग करते हैं फाइलिंग के टाइम में जो सेटअप होता है पेमेंट का वो ऑटोमेटिक हो जाता है। इसकी लाइबिलिटी आपको CGST में भी कर सकते हैं, SGST में, UGST और IGST के अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं कि आपका ये वाला जो पोर्शन लास्ट वाला ये होता है कि दोस्तों इस लेज़र के अंदर जो भी अमाउंट होता है उसको आप अपनी जो भी पेमेंट आपका होता है यानी आपका कोई इंटरेस्ट होता है या कोई पेनल्टीज़ होती है या कोई लेट फीस होती है तो इस वाले अमाउंट से आप पे नहीं कर सकते GST पोर्टल पे। और इसका रिफंड का प्रोसेस भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ले तो सकते हैं लेकिन आप केवल अपने GST सरेंडर करने के केस में या GST आप ट्रांसफ़र करते हैं या अपना नंबर सरेंडर करते हैं उसी केस में आप इसका रिफंड ले सकते हैं। लेकिन वो भी अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, ईजी वे में इसमें आपको रिफंड नहीं मिलता है। तो अब इसी को अगर मैं समझता हूँ टेबल के जरिए अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर अब आपने ऊपर जो मैंने बताया था कैश लेजर के अंदर तो आपने कोई भी बिल नहीं लिया, मतलब कोई GST इनवॉइस आपने नहीं लिया। और उस केस में आपने जो पे किया 20,000 का माल आपने 1 लाख में सेल किया, 80,000 की आपकी बाहर की सेल थी और 20,000 यहाँ पे लोकल सेल थी। तो उस केस में टोटल पे आपको करना पड़ा 16,380 की लाइबिलिटी आपकी बनती है। और ये आपको अपने नेट बैंकिंग के थ्रू जो है पेमेंट करनी होती है। वो अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएगा, उसके बाद में गवर्नमेंट के खाते में पे हुआ GST पोर्टल के थ्रू। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर कौन कौन सा बैलेंस आता है। तो सबसे पहले अमेजोन ने जो आपको यहाँ पे इसका इनवॉइस आपको दिया था वो वाला अमाउंट आपका 1,620 का सीधा क्रेडिट लेजर के अंदर वो बैलेंस आ जाता है 1,620 रुपये का। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसमें ऐड किया हुआ है। और यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे अमेजोन पे आपने सेल किया था 1 लाख का। तो अब उसमें क्या होता है कि यहाँ पे लोकल सेल, अब मैं जैसे यहाँ पे 80,000 की लोकल सेल है तो ये 80,000 की लोकल सेल है। अब लोकल सेल के अंदर मैं पहले बता देता हूँ। तो अब यहाँ पर जैसे मैं इसको अगर चलो अंडू कर देता हूँ, 1 लाख में एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि 20,000 की आपने जो माल लिया, अब इसमें आपने क्या किया GST का इनवॉइस आपने लिया है। अब इनवॉइस लेने पर क्या होगा, इसमें 18% की GST आपने एक्स्ट्रा पे की है। तो 18% GST कितनी हो जाती है, 3,600 रुपये हो जाती है 20,000 पे। और टोटल आपका इनवॉइस कितना हो गया, 23,600 का अमाउंट आपका हो जाता है। तो 23,600 में से आप देखेंगे कि जो ये 3,600 आपने जो बिल लिया है GST का, उस केस में क्या होगा, अगर आपके लोकल आपने जो होता है दिल्ली में माल परचेज किया है तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है दोस्तों। कोई सा भी स्टेट का जो जाता था CGST और SGST। तो ये वाला अमाउंट आप देखेंगे कि लोकल सेल के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि 1,800 और 1,800,
तो यहाँ पर ये जो 20,000 की, मतलब ये मैंने परचेज़ बता रहा हूँ आपको 20,000 की, और सेल भी यहाँ 20,000 की है। तो यहाँ पे लोकल सेल के अंदर भी CGST और SGST आपको सेम देखने को मिल रही है। तो ये वाला अमाउंट आप देखेंगे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट जो लेज़र होता है उसमें आपको ये देखने को मिल जाता है। तो टोटल अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 5,220 रुपये का आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के अंदर बैलेंस है। अब ये क्या होता है कि यहाँ पर जब आपने 1 लाख की जो सेल की थी उसमें आपका GST कितना बन रहा है, 18,000 आपका GST बन रहा है। तो टोटल बिल कितना हो गया, 1,18,000 का हो गया। अब इसमें से आपकी लाइबिलिटी कितनी बन रही है, 18,000 की जो लाइबिलिटी आपकी बन रही है। अब आपको गवर्नमेंट को कितना पे करना है, तो इसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले आपकी लाइबिलिटी जो कितनी होती है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है 18,000 की, लेकिन अब यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है 5,220 रुपये। तो आपको सरकार को कितना पे करना है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी 18,000 की थी, अब इसमें से 5,220 का आपको लेस कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो अमाउंट होता है 18,000 आपकी जो लाइबिलिटी जितनी बन रही है उसमें से मैं माइनस करूँगा इस वाले अमाउंट को, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक केस लेज़र के अंदर जो बैलेंस है इसको मैं लेस कर देता हूँ। तो अब मुझे कितना पे करना है गवर्नमेंट को, 12,780 रुपये का। तो 12,780 की पेमेंट मुझे करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि 12,780 रुपये। अब ये वाला जो अमाउंट मैं अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी कितनी बन रही थी, टोटल 18,000 की मेरी लाइबिलिटी बन रही थी। उसमें से मेरे पास लोकल सेल जो इसमें मैंने B2B इनवॉइस लिया था, और B2B इनवॉइस के साथ ही GST पोर्टल पे मेरे को अमेज़ोन ने भी इनवॉइस दिया था, उसका अमाउंट भी यहाँ पे था 1,620 का। तो मेरी लाइबिलिटी अभी यहाँ पे बन जाती है दोस्तों 12,780 की। ऊपर में देखिए अगर मैं केस के अंदर लेता, अब यहाँ पर ये दोनों में ही काफ़ी फ़र्क हो जाता है। तो गवर्नमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र से ये पता लग गया कि ये जो टैक्स पेयर है ये कैश के अंदर परचेज कर रहा है, और ये नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र होता है इसमें गवर्नमेंट को ये फाइंड आउट हो जाता है कि यहाँ पर जो आपकी परचेजिंग हुई है वो टोटल B2B, यानी कौन से ऐसे टैक्स पेयर होते हैं जो B2B इनवॉइस के थ्रू आपकी जो सेल और परचेज होता है। तो ये दोनों ही तरह के लेज़र बैलेंस होते हैं दोस्तों, ये आपकी सेल को मॉनिटरिंग करने के लिए बनाए गए हैं कि आप कैश के अंदर कितनी परचेज करते हैं, और B2B इनवॉइस अगर आप लेते हैं तो उस केस में आपकी परचेज, यानी दोनों ही लेज़र काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ये चीज़ फाइंड आउट करने में थोड़ा इजी प्रोसेस रहता है कि ये जो टैक्स पेयर है केस के अंदर इनकी लेन देन चल रही है, और बाकी के जो टैक्स पेयर होते हैं इनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र जो होता है वो B2B के जरिए अपना इनवॉइस जो है बिजनेस अपना आगे बढ़ा रहे हैं। ताकि उस केस में क्या होता है कि अगर आप केस के अंदर एक लिमिट है, आप अगर 2 करोड़ तक का आपका टर्नओवर होता है GST पोर्टल पे स्टार्टिंग के अंदर, तो उस केस में किसी तरह का कोई भी इशू नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आपका 2 करोड़ से ऊपर का अगर टर्नओवर हो जाता है तो उस केस में आप केस की आपको कुछ लिमिटेशन होती है, केस के अंदर आप नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ आपको जब GST नंबर आप लेते हैं स्टार्टिंग के अंदर अपना नया बिजनेस करते हैं, केस के अंदर नॉर्मली बात है कि जैसे आप देखेंगे 20,000 का मैंने माल ये परचेज किया, तो मैं क्या होता है अलग अलग जो है शॉपकीपर से मैं अपना माल लेता हूँ। तो उसमें से जैसे 1,000 का 500 का कर करके मैंने ये 20,000 के माल इकट्ठा किया। तो कोई सा भी नॉर्मल ये है कि किसी भी अगर शॉप पे आप जाते हैं या 500 या 1,000 का कोई माल लेते हैं तो उस केस में आपको GST इनवॉइस जो था वो इशू नहीं किया जाता है। तो ऐसे केस में आप GST पे मतलब आप कैश में परचेज करके, और ये जो ऑनलाइन जितने भी मार्केट प्लेस होते हैं उन पे आप सेल कर सकते हैं। तो जो मार्केट प्लेस में जिसमें आप सेल करते हैं उसका एक मंथली इनवॉइस आपको दिया जाता है। उस इनवॉइस में जो आपका IGST अमाउंट होता है वो जो आपको मिलता है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के अंदर मिलता है। लेकिन जो आप सेल करते हैं, जैसे 20,000 का सेल आपने परचेज किया और 1 लाख का अगर आप सेल करते हैं तो उस पर जो टैक्स बनता है अप्रॉक्स 18,000 तक का, मैंने एक एग्जांपल दिया था। तो उसमें जो आपको ITC मान के चलो, अगर जो मैंने दिखा दिया पूरा एक्सप्लेन आपको किया है, तो इसके अलावा जो रेस्ट अमाउंट होता है वो आपको पे करना होता है। और वो पे करने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों वो अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। तो मेन ये होता है कॉन्सेप्ट दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के अंदर कैश लेज़र आपकी कैश को मॉनिटरिंग करता है, और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र आपके जो आपके ITCs आपको मिलते हैं उसको मॉनिटरिंग करने के लिए काम आ जाता है। तो दोस्तों ये मेन थोड़ा सा मैंने कोशिश की है आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र और क्रेडिट लेज़र के अंदर पूरा एक्सप्लेन करने की। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।